So hi everyone, this is Dilbag Verma. Welcome to the new lecture. In this lecture, we are going to deal with the biggest writer, the biggest dramatist, biggest playwright who contribute a lot in English literature, called विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है लिटरेचर को डेवलप करने में, आर्ट और कल्चर को फ्लोरिश करने में. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर का. राइट, अपनी एज के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट रहे हैं, सबसे बड़े प्लेराइट रहे हैं, सबसे बड़े राइटर भी रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि इस एज को, जो एलिजाबेथन एज है, इसमें ये जो राइटर है विलियम शेक्सपियर, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो इस एज को हम एज ऑफ शेक्सपियर भी बोल सकते हैं. राइट, कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से, रेनेसा से बिलोंग करते हैं. ही वॉज बोर्न इन 1564. 1564 में पैदा हुए हैं. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में क्रिस्टोफर मार्लो जो वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था कि दोनों का बर्थ जो है वो सेम डेट पे हुआ है, 1564, एंड ही डाइड इन 1616. 1616 में इनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो जो मार्लो और जो क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर है, इन दोनों के बारे में जो क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये दोनों एक ही थे, वो लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं. राइट, तो अब हम एज ए राइटर इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है? इंग्लिश पोइट रहे हैं, प्ले राइट रहे हैं, एक्टर, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट में इनका जिक्र किया जाता है. ठीक है, आज के टाइम पे आई थिंक कोई ऐसा कॉलेज का सिलेबस नहीं होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं होगा जिसमें विलियम शेक्सपियर को हम नहीं पढ़ते हैं, इनके प्ले को, इनकी ट्रेजेडी को हम नहीं पढ़ते हैं. ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं होगा और कोई ऐसा एग्जाम भी नहीं होगा जिसमें विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन ना आते हो. बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है. ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, या मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको 2 पार्ट में, जो विलियम शेक्सपियर है, इसको हम डिस्कस करें, इसको हम पढ़ें. ठीक है, तो शुरू करते हैं. इसको इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कंसीडर किया जाता है एंड द बार्ड ऑफ एवोन. एवोन नाम की जगह पे ये पैदा हुए थे. बार्ड मींस पोएट, बार्ड ऑफ एवोन इनको बोला जाता है. राइट, और इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 39 प्लेज लिखे हैं. 39 जो है वो कोलैबोरेशन में लिखे हैं. 37.5 प्ले लिखे हैं अकेले शेक्सपियर ने. राइट, ये याद रखना. और ये हाफ वाला जो कौन सा है, वो है हेनरी 8th, जो अनफिनिश्ड रहा है. हेनरी 8th वाला जो है वो अनफिनिश्ड है. ये जो हाफ लिखा है ये हेनरी 8th है. ठीक है, ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी जिसकी वजह से ये अनफिनिश्ड रह गया था. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको. ठीक है, 154 सोनेट्स लिखे हैं. अब 154 सोनेट्स के अलावा 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी है और कुछ एक वर्स भी लिखे हैं. ठीक है, एंड सम ऑफ अनसर्टेन ऑथरशिप. अब हम इनके अगर सोनेट्स की बात करें, 126 सोनेट्स वो डेडिकेट किए हैं. किसको? अपने फ्रेंड विलियम हार्बर्ट को. विलियम हार्बर्ट को 126 सोनेट्स डेडिकेट किए हैं और 2 सोनेट्स 26 सोनेट जो हैं वो किसको डेडिकेट किए हैं? मैरी फिटन को. ये मैरी फिटन को डेडिकेट किए गए हैं. 126 एंड 26 152 हो गई. अब बचे हुए 2 सोनेट है वो कहां पे है? रिमेनिंग 2 सोनेट्स वर सेपरेटली पब्लिश्ड इन पैसिनेट पिलग्रिम मैगजीन. इस मैगजीन में, पैसिनेट पिलग्रिम मैगजीन में बचे हुए जो रिमेनिंग 2 सोनेट्स हैं उनको यहां पे पब्लिश किया गया है. और ये मैगजीन के एडिटर कौन है? विलियम जैगर्ट. इन्होंने पब्लिश किए हैं पैसिनेट पिलग्रिम मैगजीन में. ही वॉज पार्ट ओनर ऑफ प्लेइंग कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, लेटर नोन एज किंग्स मैन. देखो, क्वीन एलिजाबेथ के जो प्राइवेट जो एक्टर होते थे उनको बोलते थे किंग्स मैन. तो ये जो लोग हैं वो जो पार्ट ओनर थे ये प्लेइंग कंपनी के, जिसमें जो प्ले परफॉर्म किए जाते थे उनके पार्ट ओनर रहे हैं. निकोलस रो फर्स्ट बायोग्राफर माना जाता है. कौन है फर्स्ट बायोग्राफर? निकोलस रो वॉज द शेक्सपियर फर्स्ट बायोग्राफर. राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करो. और उसके अलावा थॉमस बोडलर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एडिटेड हिज प्ले कॉल्ड बोडलेरिज्म. अब ये बोडलेरिज्म वाला कॉन्सेप्ट क्या है? देखो,
थॉमस बोडलर एक ऐसे जो एडिटर थे जिन्होंने शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उनको एडिट किया है, सेंसर्ड किया है उनको। क्यों किया है? क्योंकि ये बताते हैं कि जब मेरे फादर विलियम शेक्सपियर को घर में बैठ के पढ़ते थे, फैमिली के सामने पढ़ते थे, तब क्या होता था, वो कुछ कुछ एक लाइंस ऐसी होती थी, कुछ पैराग्राफ ऐसे होते थे जो वो छोड़ देते थे। ठीक है, अब वो छोड़ क्यों देते थे? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे डबल मीनिंग वाली चीजें होती थी, कुछ एब्यूजिव वर्ड्स होते थे, ठीक है, डबल एंटेंद्रे होते थे, तो इसकी वजह से वो क्या करते थे, स्किप कर देते थे उन चीजों को। तो अब इसने थॉमस बोडलर ने क्या किया, उनके जो प्ले हैं, शेक्सपियर के जो प्ले हैं, उनको एडिट करना शुरू किया, ठीक है, जिसको हम बोडलरिज्म बोलते हैं। ही एडिटेड ऑल द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर कॉल्ड फैमिली शेक्सपियर भी इसको बोला जाता है, कि अब उन प्ले में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ऐसे वर्ड्स नहीं थे, अब आप फैमिली के सामने बैठ के, फैमिली के बीच में बैठ के उनको इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ के दूसरों को सुना सकते हो। इसको बोलते हैं हम फैमिली शेक्सपियर और बोडलरिज्म, राइट। अब अगर हम बात करें शेक्सपियर की जो फैमिली है, उसकी पेरेंटिंग के बारे में नहीं पता किसी को कि कहाँ से ये आया था, ठीक है, स्कूल में कहाँ पढ़ता था, इस तरह की चीजें क्रिटिक्स को लेकर अलग अलग जो है व्यूज हैं क्रिटिक्स के, कि नहीं पता शेक्सपियर की लाइफ के बारे में, उसकी पेरेंटिंग के बारे में। ऐसा माना जाता है कि ये किसी लूसी फैमिली के लिए काम करता था, वहां से इसने एक लैंप चुराया और वो चुरा के ये लंदन आ गया था। कुछ क्रिटिक मानते हैं कि ये इसने नहीं चुराया था, ये इसका फादर था जिसने लैंप चुरा के लंदन में ये शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं इनके बारे में, लेकिन नहीं पता हमें, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसकी लाइफ के बारे में क्रिटिक्स के अलग अलग जो व्यूज हैं वो रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर, कि किस किसने शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म किया है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्रिटिक होगा जिन्होंने शेक्सपियर को स्टडी ना किया हो, इसके बारे में कुछ कमेंट्स ना किए हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अगर बेन जॉनसन की, बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में क्या बोला है, ही रिडीम्ड हिज वाइसेस विद हिज वर्च्यू, देयर वाज इवन मोर इन हिम टू बी प्रेज देन टू पार्डन। ठीक है, प्रेज करने के लिए ज्यादा था उसमें, कुछ मतलब अच्छी क्वालिटी ज्यादा थी ना कि बुरी। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, सिर्फ अपनी एज में ही महान नहीं रहे हैं, बल्कि हर एज के लिए वो ग्रेट है। ऐसा बोला है किसने, बेन जॉनसन ने, और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है ये सैमुअल पेपेज। सैमुअल पेपेज कौन है, ये एक डायरी राइटर है। दो डायरी राइटर हैं फेमस, एक सैमुअल पेपेज और एक जॉन एवलिन। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इनकी जो डायरी है उसकी टाइमिंग आपको याद करनी है। वैसे तो हम आगे इनको पढ़ेंगे, ठीक है, जब रेस्टोरेशन एज आएगी तब हम इनको पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना याद रखना, सैमुअल पेपेज ने 1662 में क्या बोला, अपनी डायरी में मेंशन किया है, उन्होंने लिखा है, टू द किंग्स थिएटर वेयर ही सॉ मिडसमर नाइट ड्रीम which I had never seen before, nor shall ever again, for it is the most ridiculous play that I have ever saw in my life. मिडसमर नाइट ड्रीम के बारे में सैमुअल पेपेज ने बोला है कि एक ऐसा प्ले है, ऐसा रिडिकुलस प्ले है जिसको इससे पहले मैंने ऐसा प्ले कभी नहीं देखा। मतलब इसके बारे में कुछ नेगेटिव बोला है सैमुअल पेपेज ने, राइट। उसके बाद है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने 1668 में बोला है, ड्राइडन सेड अबाउट शेक्सपियर in his essay of dramatic poesy, to begin then with Shakespeare, he was the man who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul. largest and most comprehensive soul, ये पॉइंट आप लिख लो, इसको ऐड कर लो, कि किसने शेक्सपियर के बारे में मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड लार्जेस्ट सोल बोला है, ये बोला है जॉन ड्राइडन ने, राइट। चलो आगे देखते हैं। थॉमस राइमर ने बोला है, जिन्होंने पोएटिक जस्टिस वाली टर्म दी है, थॉमस राइमर ने अटैक किया है, ही अटैक्ड ऑन ओथेलो, द मोरल श्योर ऑफ द फेबल इज वेरी इंस्ट्रक्टिव। ये किसकी लाइन है, थॉमस राइमर की। उसके बाद सैमुअल जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन ने बोला है, ही रोट अबाउट शेक्सपियर इन द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। इसमें ये टाइटल है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, और इस टाइटल से जो बुक लिखी है उसमें लिखा है इन्होंने, शेक्सपियर्स अडेरेंस टू जनरल
nature has exposed him to the ensure of critique who formed their judgment upon narrower principle. ऐसा किसने बोला? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने. In the same way, in the same work he wrote, the work of correct and regular writer is a garden formed and diligently planted, varied with shades and scanted with flowers. The composition of Shakespeare is a forest. Johnson also said about him as, Johnson ने ये भी बोला इसके बारे में, Shakespeare opens a mine which contains gold and diamonds in exhaustible plenty, thought clouded by incrustations, debased by impurities and mingled with a mass of meaner minerals. And Shakespeare write without moral purpose. ये important line है सबसे ज्यादा. Shakespeare write without moral purpose and is more careful to please than to instruct. ठीक है, शेक्सपियर बिना किसी moral purpose के लिखता था and more careful to please. वो entertainment purpose के लिए ज्यादा लिखता था, ना कि कोई भी moral message देने के लिए. लोग क्या कुछ सीख पाए ऐसा टारगेट शेक्सपियर का नहीं होता था. शेक्सपियर चाहता था कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन कर पाए. ठीक है, एंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए ही ज्यादा लिखता था. ये सिर्फ इंट्रो बता रहा हूं मैं इसके बारे में, इसकी लाइफ के बारे में क्या क्या किसने बोला है, इसके प्लेस के बारे में. अभी जो वर्क्स हैं वो हम बाद में इसके बाद डिस्कस करेंगे. गोथे ने क्या कहा है? देयर इज नो प्लेजर ग्रेटर एंड प्यूरर देन विद आईज क्लोज्ड अकम्पनी ए शेक्सपियर प्ले नॉट declaimed but recited by a safe and natural voice. विक्टर हुगो ने बोला है, इट इज ए लॉन्ग साइलेंस बिफोर द सन्स आंसर. आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर. शेक्सपियर द ओशियन. किसने शेक्सपियर को ओशियन बोला है? विक्टर हुगो ने. देन डीएच लॉरेंस ने किया है. डीएच लॉरेंस है जिन्होंने सन्स एंड लवर लिखा है. ही रोट अबाउट शेक्सपियर इन हिज व्हेन आई रीड शेक्सपियर. ये वर्क है व्हेन आई रीड शेक्सपियर, ये डीएच लॉरेंस का वर्क है. इन द कंप्लीट पोएम ऑफ डीएच लॉरेंस, when I read Shakespeare, I am struck with wonder that such trivial people should muse and thunder in such lovely language. ये किसने कहा है? डीएच लॉरेंस ने. उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड है जिन्होंने एडिपस कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट दिया है. ठीक है, इनका वर्क है मोजिस एंड मोनोथिज्म. ही रोट, incidentally in his meantime I stopped to believe that the author of Shakespeare's work were the men of Stratford. ठीक है, स्ट्राफोर्ड नाम की ये जगह है, ये स्ट्राफोर्ड से आते हैं. उसके बाद W.H. Auden ने बोला है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर में, I find Shakespeare particularly appealing in his attitude towards his work. Shakespeare never takes himself too seriously. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शेक्सपियर ने कभी अपने आप को सीरियसली लिया ही नहीं. उसके बाद हैरोल्ड टी.एस. एलियट ने कहा, दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड, बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड. टी.एस. एलियट ने बहुत बड़ी बात बोली है दांते और शेक्सपियर के बारे में कि ये दो ही लोग थे जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को डिवाइड किया, तीसरा कोई नहीं है. उसके बाद हैरोल्ड ब्लूम है, द वेस्टर्न कैनन इनकी बुक है, उसमें लिखा है इन्होंने, शेक्सपियर इज द कैनन, ही सेट्स द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट्स ऑफ लिटरेचर. किसने लिमिट्स जो है वो सेट की है लिटरेचर की? विलियम शेक्सपियर ने. ऐसा बोला किसने है? हैरोल्ड ब्लूम ने. सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये इनको लिखो अच्छे से, याद करो. अब हम बात करते हैं इनके प्ले की. 37.5 प्ले लिखे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट हम 20 के आसपास डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में हमें डिटेल्स पता होनी चाहिए. ठीक है, कुछ माइनर भी हैं उनमें से, लेकिन 12-13 तो ऐसे प्ले हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं अच्छे से डिटेल में. प्लेस ऑफ शेक्सपियर. द कॉमेडी ऑफ एरर लिखा है, कॉमेडी ऑफ एरर, इट इज द शॉर्टेस्ट प्ले. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड फार्सिकल कॉमेडी. इट इज एग्जांपल ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी. स्लैपस्टिक कॉमेडी इज अ टाइप ऑफ फिजिकल कॉमेडी, लाइक फिजिकल डिफॉर्मिटी के लिए. ठीक है, जैसे कोई आजकल मूवीज में भी आपने देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज में कोई जैसे गूंगे का रोल कर रहा है, कोई बहरे का रोल कर रहा है, जिसकी वजह से वो एक मजाक बन जाता है, उस तरह की होती है स्लैपस्टिक कॉमेडी, नोन एज फिजिकल कॉमेडी. ठीक है, लेकिन ये जो कॉमेडी है बाद में इसको लोगों ने बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि किसी की फिजिकल डिफॉर्मिटी का मजाक उड़ाना ये गलत है. ठीक है, इसीलिए ये मतलब बाद में बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल डिसलाइक करना शुरू कर दिया लोगों ने इसको.
और अब कॉमेडी ऑफ एरर में क्या है, कैरेक्टर है बाल्थाजार। बाल्थाजार इज द कैरेक्टर हु अपीयर्स इन द 3 प्लेस ऑफ शेक्सपियर, 3 नॉवेल्स ऑफ शेक्सपियर। कौन कौन से में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है ये बाल्थाजार, कॉमेडी ऑफ एरर में है और मच एडो अबाउट नथिंग में है। इन 3 प्ले में ये कैरेक्टर है बाल्थाजार। ठीक है, इसके बारे में कुछ ज्यादा मत पढ़ना। नेक्स्ट उसके बाद है द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1589 में लिखा गया था। द प्ले डील्स विद द थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड इनफिडेलिटी। फ्रेंडशिप और बेवफाई पे ये थीम है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंडशिप एंड द फुलिश बिहेवियर ऑफ पीपल इन लव। इसमें एक डॉग है जिसका नाम है क्रैब, डॉग है इसमें। कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। वैलेंटाइन, अब ये वैलेंटाइन एक यंग मैन है जो वेरोना नाम की सिटी में रहता है और इसी का फ्रेंड है प्रोटियस। ये काफी क्लोज फ्रेंड है वैलेंटाइन का। अब ये क्या करता है, ये वैलेंटाइन यहां से मिलान नाम की जगह पे चला जाता है। ठीक है, मिलान नाम की जगह पे जाके वहां जो ड्यूक ऑफ मिलान होता है उसकी बेटी से इसको प्यार हो जाता है। ठीक है, उसका नाम था सिल्विया। फॉल्स इन लव विद प्रोटियस इन मिलान। प्रोटियस जब मिलान नाम की जगह पे आता है तो इसको प्यार हो जाता है किससे, इस लड़की से, राइट। सिल्विया फॉल्स, ये जो कैरेक्टर है सिल्विया फॉल्स इन लव विद प्रोटियस इन मिलान। जूलिया कौन है, इन लव विद प्रोटियस इन वेरोना। ये वो लड़की है जूलिया इन लव विद प्रोटियस इन वेरोना, जो वेरोना नाम की जगह पे इसे प्यार करती है। एंटोनियो कौन है, प्रोटियस का फादर है। इसमें क्रैब जो है वो डॉग है। ठीक है, और एक सर्वेंट का नाम लिखा है इसमें। तो जब ये वैलेंटाइन यहां पे आता है तो वैलेंटाइन किससे प्यार करता है, ड्यूक की बेटी से प्यार करता है। ठीक है, और ये जो सिल्विया नाम की लड़की, सॉरी ये जो जूलिया नाम की लड़की होती है, ये किससे प्यार करती है, इस प्रोटियस से प्यार करती है। कहां पे, वेरोना नाम की जगह पे। अब ये क्या करता है, अपने फ्रेंड के पीछे पीछे वापस वहां पे चला जाता है और किसको पसंद करने लगता है, अपने ही क्लोज फ्रेंड वैलेंटाइन की जो बिलव्ड है सिल्विया। ठीक है, इसको पसंद करता है वो। तो इसको जब पता चल जाता है कि ये जो वैलेंटाइन और जो सिल्विया है ये दोनों शादी करना चाहते हैं, तो ये घर से भागने की प्लानिंग कर लेते हैं। और इसी का जो ये क्लोज फ्रेंड है प्रोटियस, ये सारी की सारी जो स्कीम है वो उस लड़की के फादर यानी कि ड्यूक को सब कुछ बता देता है। अब ड्यूक को लगता है कि ये अच्छा लड़का है, तो वो वैलेंटाइन को बैनिश कर देता है वहां से कि मेरी बेटी मेरे पास काम करता है, मेरी बेटी को भगा के लेके जाने की प्लानिंग कर रहा है। तो वो उसको वहां से भगा देता है और फिर बाद में खुद उस लड़की को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, इस सिल्विया को। और सिल्विया के बारे में ये बोलता भी है, आई विल फोर्स यू टू यील्ड माई डिजायर्स। इट मीन्स ही ट्राइड टू रेप द गर्ल सिल्विया। इस लड़की का रेप करने की कोशिश करता है। तो और इसी के पीछे पीछे फिर जूलिया जो है, जो वेरोना नाम की जगह पे थी, वो अब तक वेट कर रही थी उसका कि वापस क्यों नहीं आया, तो ये खुद चली आती है कहां पे, मिलान नाम की जगह पे। और यहाँ के क्या देखती है कि ये तो किसी और ही लड़की के पीछे पागल है, इसने अपने दोस्त को भी धोखा दिया है। ठीक है, तो फिर बाद में ये जब लड़की इसके पास आती है, ये देखती है, तो फिर वो शर्मिंदा हो जाता है उसके सामने और उस लड़की से माफी मांगता है। बाद में अपने फ्रेंड से भी माफी मांग लेता है। तो वैलेंटाइन की बाद में सिल्विया से शादी हो जाती है और इस प्रोटियस की जूलिया से। ठीक है, इस तरह से ये प्ले खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट है लव लेबर लॉस्ट। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक कोटेशन याद कर लेना, ये ब्यूटी इज बोट बाय द जजमेंट ऑफ द एज। एक कोटेशन और है, लव इज फैमिलियर, लव इज ए डेविल, देयर इज नो इविल एंजल बट लव। सिर्फ आपको ये कोटेशन याद करनी है और इसके अंदर से कुछ खास नहीं पढ़ना है। उसके बाद है द टेमिंग ऑफ द श्रू। 1590 में ये लिखा गया है, 90 से लेकर 92 के बीच में। इस स्टोरी को सेट किया गया है इटली में। इट इज द स्टोरी अबाउट द गर्ल हु इज फॉन्ड ऑफ अब्यूजिंग। लड़की कौन है, ये कैथरीन नाम की एक लड़की है। कैथरीन जो बहुत ज्यादा गालियां देती है, गालियां देने की शौकीन है। इसी की एक बहन है बियांका। बियांका एक आइडियल लड़की है। ठीक है, दूसरों की रिस्पेक्ट करती है, अपने फादर की बातें मानती है। तो अब कोई भी इस लड़की से, इस कैथरीन नाम की इस लड़की से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गालियां देती है। अब तैयार नहीं है तो
इसका फादर परेशान है, बियांका के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कैथरीन के लिए नहीं आ रहे। तो अब एक इसमें एक लड़का आता है, पेट्रूसियो नाम है उसका। पेट्रूसियो इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस लड़की में, मुझे अगर पर्याप्त दहेज मिलता है तो मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं। उसके फादर से बातचीत करता है, फादर बोलता है कि तुम दोनों अगर ठीक है, खुश हो, तो पसंद करते हो एक दूसरे को, तो शादी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब कैथरीन उसको उस टाइम पे गालियां देना शुरू कर देती है, ठीक है, लेकिन पेट्रूसियो क्या करता है बदले में, उसको कुछ बोलता नहीं है, उसको प्रेज करता है। वाओ व्हाट ए मेलोडियस वॉइस डू यू हैव, कितनी सुंदर गालियां देती हो तुम, इस तरह से उसको प्रेज कर रहा है वो। लेकिन कैथरीन उसको गालियां देती जा रही है कंटिन्यू, लेकिन पेट्रूसियो को कोई टेंशन नहीं है इस बात की, कहता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब फिक्स हो जाती है शादी की डेट, लेकिन शादी के दिन जब चर्च में ये कैथरीन उसका इंतजार कर रही थी तो ये पेट्रूसियो नहीं आता है। काफी टाइम बाद पेट्रूसियो वहां पे पहुंचता है। जब फाइनली यहाँ पे आ जाता है तो कैथरीन देखती है कि इसने बहुत गंदे से कपड़े पहने हैं, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। तो ये फिर गुस्सा हो जाती है, फिर उसको गालियां देती है, ये फिर उसको प्रेज करता है, लेकिन शादी फाइनली हो जाती है इनकी। शादी होने के बाद जब पेट्रूसियो इसको अपने घर लेके जाता है, ये घर जाना नहीं चाहती क्योंकि ये अभी फंक्शंस अटेंड करना चाहती है, जो इसके रिश्तेदार यहाँ पे आए थे उनसे मिलना चाहती है, बहुत जोर से भूख लगी थी इसको, खाना खाना चाहती थी ये। तो पेट्रूसियो इसको बोलता है कि यहाँ खाने के लिए कुछ खास नहीं है, तुम मेरे साथ चलो घर, ठीक है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो इसको कुछ भी खाने नहीं देता, बहुत भूख से मर रही थी ये। तो ये ठीक है, कहता है चलो चलते हैं, ये चली जाती है उसके साथ। तो जब इनके घर में फंक्शन होता है वहां भी ये पेट्रूसियो उसको कुछ नहीं खाने देता। ये बोलता है कि मतलब खाने को क्रिटिसाइज करता है, इसमें नमक नहीं है, इसमें ये चीज की कमी है, तो बिल्कुल गंदा खाना बनाया है, तो खाने को हटाओ यहाँ से। वो खाना हटवा देता है वहां से। अब खाना हटाने के बाद जब ये सोने के लिए जाते हैं तो वहां पे बेड, जो बिस्तर इन्होंने लगाए थे, उसको क्रिटिसाइज करता है कि जो ये बिस्तर यहाँ पे लगा हुआ है कितना गंदा बिस्तर है, अच्छे नहीं है, मतलब बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, तो इसको हटाओ, हम नीचे सो जाएंगे। तो इसको नीचे सुला देता है, ये नीचे सोती है, भूख से मर रही है, खाने के लिए भी नहीं देता, ठीक है। तो इस तरह से इसको ये टॉर्चर कर रहा है, किस चीज के लिए, इसको सुधारने के लिए, ठीक है। इस ये टेमिंग जो है इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल। तो ये इसको सुधारना चाहता है। अब अगले दिन जब इनको वापस से फिर से शादी में जाना होता है, ये बियांका की शादी होने वाली है, बियांका की शादी में इनको वापस जाना है, तो ये एक टेलर को बुला लेता है कपड़े सिलवाने के लिए। तो कैथरीन खुश हो जाती है इस बात के लिए। बाद में ये उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है कि नहीं, हम इन्हीं कपड़ों में वहां पे जाएंगे। तो अब उसको भी लगता है, अब इसको साफ साफ ये पेट्रूसियो बोल देता है कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। कहती ठीक है, हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी तो अच्छी बात है, मैं मिला दूंगी हाँ में हाँ, लेकिन पहले मुझे खाने के लिए तो दो कुछ। तब ये हाँ मिलाती है, उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, तब ये इसको कुछ खाने के लिए देता है, ठीक है। और खाने के बाद ये इसको सुला देता है। फिर जब ये अगले दिन शादी के लिए जाते हैं तो रास्ते में ये बोलता है कि देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही है, और वो कोई सुंदर लड़की नहीं थी, वो बूढ़ा आदमी था। देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही है, ये बोलती है हाँ बहुत सुंदर लड़की है। उसके बाद बोलता है देखो कितना अच्छा जो है वो चांद निकला हुआ है, सूरज को वो चांद बोल रहा है, ठीक है। इस तरह से उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही है वो, राइट। तो अब इसको हो चुका था पक्का कि कैथरीन जो है वो मेरी सारी बातें मानती है, और शादी में चले जाते हैं। शादी में जाने के बाद जिस लड़के से बियांका की शादी होती है, एक वो होता है, एक इसका फ्रेंड होता है, लुसेंसियो नाम होता है उसका, एक ये पेट्रूसियो, ठीक है। ये तीनों एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, और जब ये उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं वो दोनों कि इस कैथरीन से इस पेट्रूसियो ने शादी कर ली है, अब देखना इसका क्या हाल होगा। तो वो बोलता है कि चलो एक टेस्ट करते हैं। एक शर्त लगती है उनके बीच में कि किसकी वाइफ जो है वो सबसे ज्यादा कहना मानती है। तो वो एक एक करके, पहले वो बियांका को बुलाता है, इसका हस्बैंड, ये आने से मना कर देती है। फिर जो लुसेंसियो है वो अपनी वाइफ को बुलाता है, वो भी आने से मना कर देती है। जैसे ही पेट्रूसियो अपनी वाइफ की तरफ इशारा करता है, भाग के आती है कैथरीन। तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ये लड़की एक दिन में इतना कैसे बदल सकती है। वो उसकी हर हाँ में हाँ मिला रही थी, नहीं तो उसको पता था ये तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाला है, ठीक है। और फिर एक लंबा चौड़ा भाषण जो है वो शादी पे डिलीवर करती है कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए कैसे ओबीडियंट होना चाहिए, ठीक है। इस पे एक लंबा चौड़ा भाषण देती है, और इसके साथ ये कहानी जो है वो खत्म होती है।
ठीक है, तो ये कैथरीन किस तरह से सुधर जाती है, पेट्रोशियो कैसे इसको सुधारता है, ये है इसकी स्टोरी। इसका एक सीक्वल भी आएगा बाद में, रेस्टोरेशन एज में लिखा गया है वो, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, राइट। तो ये आपको पढ़नी है। उसके बाद आती है टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस ये आई थिंक शेक्सपियर की मुझे सबसे खतरनाक ट्रेजेडी लगती है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा खून खराबा है। अब इसकी स्टोरी हम पढ़ लेते हैं। ये जो है ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है शेक्सपियर की। इसमें टाइटस एंड्रोनिकस जो है वो टिटुलर कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है इसमें, जो रोमन का जनरल होता था, रोम का जनरल होता था। ये 10 साल बाद वापस लौटता है, कहां से, वॉर से, और इसके 25 अपने बेटों के साथ ये गया था, और जब ये वापस आता है तो इसके सिर्फ 4 बेटे बचते हैं। अब इसने टेमोरा को कैप्चर कर लिया है, जो किसकी क्वीन थी, क्वीन ऑफ द गोथ, जो गोथ की क्वीन है, ठीक है, गोथ नाम की जगह है, उसको इन्होंने हरा दिया है, और वहां की जो क्वीन है उसको कैप्चर करके ले आता है वापस। और अब यहाँ पे इसका जो बेटा होता है, अब ये अकेला इसको नहीं लेके आता, इसके साथ इसका एक लवर है जिसका नाम है एरोन। एरोन नाम का इसका लवर है, और उसके अलावा 2 उसके बेटे हैं, एक चिरोन, एक डिमिट्रियस। इसमें स्टोरी में नाम लिखा हुआ है, एक ये है चिरोन, और एक इसका बेटा और है डिमिट्रियस, ठीक है, ये रहे दोनों, चिरोन एंड डिमिट्रियस। ये 2 बेटे होते हैं किसके, चलो मैं सारे अलग से लिख देता हूं एक बार। टाइटस एंड्रोनिकस की अगर हम बात करें, टाइटस जो है इसमें रोमन का जनरल है, ठीक है, रोमन किंग नहीं है। इसको थ्रोन जो है वो ऑफर किया जाता है, लेकिन ये मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर जो रोमन का किंग है उसके 2 बेटे हैं, एक सैटर्निनस और दूसरा है बसेनियस। ये 2 बेटे हैं इसके, ठीक है। जब ये टाइटस वहां से वापस आता है तो किसको लेके आता है, टेमोरा को। टेमोरा जो गोथ की क्वीन थी, गोथ को हरा देता है। अब इसके साथ ही किसको कैप्चर करके लेके आता है, एक एरोन है जो इस टेमोरा का ब्लैक लवर है, ठीक है, और इसके बेटे हैं, टेमोरा का 2 बेटे हैं टेमोरा के, चिरोन, डेमेट्रियस और एक बेटा है अलार्बस। अब इसने क्या किया, टाइटस ने बदला लेने के लिए, भाई मेरे 25 बेटों में से सिर्फ 4 ही जिंदा बचे हैं, तो इसके सामने ही ये क्या करता है, इस अलार्बस को मार देता है, ठीक है, इस अलार्बस को ये मार देता है, और इसमें से 2 जिंदा रहते हैं, चिरोन और डिमिट्रियस। अब इस बात का दुख होता है टेमोरा को। टेमोरा अपना बदला लेना चाहती है इससे, कि इसने मेरे बेटे को मेरे सामने मार दिया है, तो मैं इससे अपना बदला लूंगी, ठीक है। अब टेमोरा इसको इंप्रेस करती है जाके, जिसको किंग बनाया जाता है, रोम का ये किंग बनता है उसके बाद, सैटर्निनस, ठीक है, इसके पास थ्रोन आ जाता है, और ये टेमोरा यानी कि ये गोथ की क्वीन थी ना, तो वहां पे इसके साथ क्वीन के जैसे बर्ताव किया जाएगा। तो ये सैटर्निनस क्या करता है, इससे शादी कर लेता है, और ये जानबूझ के इससे शादी करती है ताकि ये इस टाइटस से अपना बदला ले सके। अब ये क्या करती है, अपने बेटों के साथ, दोनों के साथ मिलकर प्लानिंग करती है। अब इसका जो एक बेटा था, इसके 2 बेटों को तो ये भरवा देती है, इसका एक बेटा बचा था सिर्फ, लूसियस नाम है उसका, लूसियस नाम का एक बेटा बचता है, और एक इसकी बेटी होती है लिविनिया, ठीक है। अब एक बेटा ये बचता है, एक बेटी बचती है इसकी, लिविनिया नाम है उसका। तो अब इसने क्या किया, इस टेमोरा ने पहले तो ये प्लानिंग करके इस बसेनियस को मरवा देते हैं। बसेनियस को मरवाने के बाद इल्जाम किस पे लगाया जाता है, जो टाइटस के बेटे होते हैं उन पे, जिसकी वजह से उनको फिर मार दिया जाता है, उनको बिहेड कर दिया जाता है। अब ये पागल हो चुका है टाइटस, कि इसने मेरे और 2 बेटों को मरवा दिया, ठीक है। अब ये सोचता है कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले टेमोरा और उसके बेटों की इनकी प्लानिंग चल रही थी, चिरोन की, डिमिट्रियस की, ठीक है। अलार्बस तो मर चुका है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, अलार्बस की डेथ हो चुकी है, अलार्बस को मार दिया था। अब ये टेमोरा, डिमिट्रियस और चिरोन,
इन दोनों के साथ मिलके प्लानिंग करते हैं और ये दोनों मिलके इस लड़की लिविनिया का रेप कर देते हैं। और रेप करने के बाद इन्होंने क्या किया, इसकी जीभ काट दी जाती है और इसके हाथ काट दिए ताकि ये बोल ना पाए और रिवील ना कर पाए कि ये रेप जो है वो किसने किया है। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, लिविनिया इसमें किताब पढ़ रही है, ओविड की बुक है वो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस उस बुक का नाम है। तो ये ओविड की ये किताब पढ़ रही थी, इसमें एक लड़की होती है, फिलोमल नाम है उसका। ऐसा ही फिलोमल के साथ भी हुआ है मेटामॉर्फोसिस में। तो अब ये क्या करती है, ये फिलोमल, इसके भी हाथ और जीभ इसकी काट दी जाती है। तो ये एक लकड़ी की एक स्टिक होती है, उसको अपने मुंह में लेके जमीन पे नाम लिख देती है रेत पे, ताकि ये रिवील कर पाए। और ये आइडिया सेम इसको लिविनिया को मिलता है इस किताब से, ओविड की मेटामॉर्फोसिस से। ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। ठीक है, कौन सी किताब से आइडिया मिलता है, मेटामॉर्फोसिस, कौन सी लड़की से, फिलोमल से। अब ये भी सेम वही काम करती है, लकड़ी की एक स्टिक लेती है और जमीन पे नाम लिख देती है, किसका, चिरोन और डिमिट्रियस का। अब पता चल गया इसको, टाइटस को पता चल गया कि चिरोन और डिमिट्रियस ने मेरी बेटी का रेप किया है। इसकी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ठीक है, बोल नहीं पा रही है, दर्द से कर्रा रही है। तो ये जाके इनको बोलता है कि अगर कोई ऐसा काम जो मेरी बेटी के साथ किया है, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो तुम क्या करोगे। तो ये बोलती है इसको, ये जो टेमोरा है और सैटर्निनस है, ये बोलते हैं कि उसको डेथ पनिशमेंट दी जानी चाहिए, हम उसको मार देंगे। तब ये टाइटस प्लानिंग करके इन दोनों को इनवाइट करता है, सैटर्निनस को और टेमोरा को, इन दोनों को अपने घर पे इनवाइट करता है खाने के लिए कि तुम मेरे घर पे आओ। और अब मुझे मेरी बेटी के साथ क्या किया जाना चाहिए, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में या फिर वो दर्द में थी इसलिए इस लड़की को, अपनी ही बेटी को मार देता है वो। ठीक है, इसको मार दिया इसने। और अब इसने क्या किया, चिरोन और इस डेमेट्रियस, इन दोनों को पकड़ लिया, इन दोनों को पकड़ के इनको मार देता है और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, छोटे छोटे टुकड़े करके उनकी एक डिश बनाता है खाने के लिए। तो वो वहां पे जाने के बाद जब ये जो टेमोरा है और सैटर्निनस टाइटस के पास पहुंच जाते हैं, तो ये बोलता है कि क्या किया जाना चाहिए उनके साथ। तो वो बोलते हैं कि उनको डेथ पनिशमेंट दी जानी चाहिए, बहुत बुरे तरीके से उनको मारा जाना चाहिए जिन्होंने भी इस लड़की का रेप किया है। तो वो उनको वो खाने में सर्व कर देता है, जो डिश उसने बनाई थी। किसको सर्व करता है, टेमोरा को और सैटर्निनस को। मतलब टेमोरा के ही बच्चे थे वो, उनको ही मार दिया और उनकी डिश बना के उसी को खिला रहा है। तो अब वो बोलता है कि ये ऑलरेडी काम मैं कर चुका हूं, डेथ पनिशमेंट नहीं देनी है, मैं उनको मार चुका हूं। और वो लोग कौन थे, चिरोन और डिमिट्रियस। ठीक है, मैंने उनके टुकड़े करके तुम्हें डिश में दे दी है, जो तुम खा रहे हो ना वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। जिसकी वजह से फिर एकदम से वहां पे लड़ाई हो जाती है। तो ये टाइटस क्या करता है, इस सैटर्निनस इस टेमोरा को मार देता है और अपनी बेटी को पहले ही मार चुका था। और इसको एरोन को पकड़ लेते हैं, एरोन का भी हाथ था इसमें। एरोन को, ये जो लूसियस नाम का लड़का है इसका, ये इसको जिंदा ही दफना देता है। और इसकी जो टेमोरा है, इसकी बॉडी के भी छोटे छोटे टुकड़े करके जंगली जानवरों को खिलाने के लिए फेंक देते हैं। ठीक है, और ये किंग बन जाता है। लूसियस अब राज्य संभालता है, साम्राज्य जो है वो संभालता है लूसियस। लूसियस यहाँ का किंग बन जाता है। इसी के साथ ये जो ट्रेजेडी है वो खत्म होती है। राइट, आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसमें जो फेमस कोटेशन वगैरह दी गई है वो एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आती है कहानी रोमियो एंड जूलियट की। 1594 में लिखा है, लेकिन डेट याद रखनी है और ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, प्ले स्टार्ट इन द स्ट्रीट ऑफ वेरोना विद ए फाइटिंग बिटवीन द टू नोबल फैमिलीज। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते थे ये, तो दोनों एक दूसरे के, इसकी जो फैमिली है वो एक दूसरे की दुश्मन थी, उनकी फाइट होती है। ठीक है, दो फैमिली कौन सी थी, कैपुलेट एंड मोन्टैंग, ये दो फैमिली है, इनके बीच में लड़ाई है। एक रोमियो की फैमिली है, एक जूलियट की फैमिली है। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये एक ट्रेजेडी है, लेकिन इसको आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आती है उसके बाद ए मिडसमर नाइट ड्रीम। ये इंपॉर्टेंट प्ले है शेक्सपियर का, कई बार क्वेश्चन आया यहाँ से, फीचर प्ले इनटू प्ले। ये वाला फीचर इंपॉर्टेंट है। तो जब एक प्ले के अंदर दूसरा प्ले परफॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं प्ले विद इन प्ले और प्ले इनटू प्ले। एक स्टोरी के अंदर और स्टोरी चलती है, दूसरी काफी सारी स्टोरीज होती हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम नैरेटिव। ये हमने चौसर वाले में पढ़ा था, फ्रेम नैरेटिव। ठीक है,
इस प्ले की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है कहां से? इट स्टार्ट विथ थीसियस, थीसियस ड्यूक ऑफ एथिन का जो थीसियस है, और इसकी शादी होती है किसके साथ? अमेजोन की एक क्वीन है हिपोलिटा, इसके साथ होती है शादी। तो अब इनका सेलिब्रेशन करने के लिए ये जंगल में जाते हैं, और यहीं पे क्या होता है, एक लड़की है इसमें जिसका नाम है हार्मिया। एथेनियन नोबेलमैन होता है, इजियस नाम है, रिचेस किंग्स कोर्ट फॉर जजमेंट ऑफ हिज डॉटर हार्मिया। हार्मिया वॉज इन लव विद लाइसेंडर। ये हार्मिया किससे प्यार करती है? लाइसेंडर से। लेकिन इसका फादर क्या चाहता है ये, कि इसकी शादी किससे हो? डिमिट्रियस से। एक दूसरा लड़का है कि मैं इसकी शादी डिमिट्रियस से करना चाहता हूं, लेकिन किंग जो है वो हार्मिया को चेतावनी देता है कि तुम अपने फादर को डिसओबे नहीं कर सकती, तुम्हारा फादर जहां चाहता है तुम्हें वहीं पे शादी करनी पड़ेगी। तो फिर ये क्या करते हैं, ये भागने की प्लानिंग करते हैं। तो ये सोचते हैं कि हम भाग जाएंगे यहां से। तो ये कहां पे भागते हैं फिर? हार्मिया एंड लाइसेंडर प्लान टू एस्केप एंड दे टेल देयर प्लान टू हार्मियाज फ्रेंड हेलेना। ये हेलेना को बता देते हैं अपना जो प्लानिंग है। हेलेना वॉज वंस एंगेज टू डिमेट्रियस एंड स्टिल लव्स हिम बट ही डजंट। अब देखो ये लड़की हेलेना किससे प्यार करती है? डिमेट्रियस से, ठीक है, लेकिन डिमेट्रियस इससे प्यार नहीं करता है। तो ये क्या करते हैं, एक जंगल में भाग जाते हैं, ठीक है, दोनों ये चारों जो है वो जंगल में चले जाते हैं। अब यहां पे क्या फंक्शन चल रहा था, एक फेरी का एक बैंड है यहाँ पे, ओबेरॉन एंड टाइटेनिया। ये फॉरेस्ट की बात हो रही है। ओबेरॉन एंड टाइटेनिया हु आर फ्रॉम बैंड ऑफ फेरीज वर एट फाइट ऑन द पॉइंट ऑफ मेकिंग एन इंडियन प्रिंस एज ए नाइट। ये इस बात के लिए लड़ाई हो जाती है उनकी कि इंडियन प्रिंस जो है उसको एज ए नाइट बनाया जाए टू ऑब्टेन, लेकिन रिवेंज लेने के लिए ओबेरॉन की बात यहां पे नहीं मानी जाती है। तो ओबेरॉन अपना बदला लेने के लिए पक नाम का एक कैरेक्टर है जिसको रॉबिन गुडफॉलो भी इसमें नाम दिया गया है, वो पक को भेजता है कि तुम जाओ कुछ मैजिकल फ्लावर्स लेके आओ, ठीक है। और इसमें जो वो मैजिकल फ्लावर्स लेके आता है उससे एक जूस निकाला जाता है, और उस जूस की खास बात क्या है, अगर किसी भी सोए हुए इंसान की आंखों में अगर वो जूस डाल देंगे तो सबसे पहले जिसके ऊपर उसकी नजर पड़ेगी उसी से उसको प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो ये पक क्या करता है, गलती से पहले तो ये टाइटेनिया जो है उसकी आंख में डाल देता है, और जैसे ही टाइटेनिया, ये टाइटेनिया कौन है, इनका जो झगड़ा चल रहा था जिनके साथ, ठीक है, उसकी आंख में डाल देता है। तो यहां पे एक कैरेक्टर है, निक बॉटम नाम है उसका, निक बॉटम, जो प्ले यहां पे परफॉर्म किया जाना था इनकी शादी के सेलिब्रेशन के लिए, तो उसमें ये किसका रोल कर रहा है, एक गधे का रोल कर रहा है। इसने गधे का सर पहना हुआ है। तो जैसे ही इस टाइटेनिया की आंखें खुलती है तो वो उसकी नजर उस गधे पे पड़ती है जिसने उसका सर पहन रखा है, और उसको उससे प्यार हो जाता है, ये उसके पीछे भागती है, ठीक है। अब पक क्या करता है, इनके मजे लेने के लिए ये क्या करता है, इस लाइसेंडर की आंखों में डाल देता है। जैसे ही लाइसेंडर उठता है उसकी नजर किस पे पड़ती है, हेलेना पे। मतलब लाइसेंडर प्यार तो हर्मिया से करता है लेकिन उसकी नजर किस पे पड़ी, हेलेना पे। अब ये हेलेना के पीछे दौड़ने लगता है, और उधर से डिमिट्रियस इसके पीछे पड़ा हुआ था। तो दोनों किससे प्यार कर रहे हैं, अब दोनों हेलेना से प्यार कर रहे हैं। मतलब ये बाय मिस्टेक हुआ था, मतलब पूरा इसमें रायता फैल गया था, ठीक है। इस तरह से पक ट्राइज टू अनडू हिज मिस्टेक एंड एज ए रिजल्ट बोथ द मैन रन्स बिहाइंड हेलेना। अब हर्मिया इनफ्यूरिएट हो रही है, वो हेलेना को बोलती है लड़ाई करने के लिए, क्योंकि जो उसका जो लवर है वो उसके पीछे भाग रहा है। डिमिट्रियस और लाइसेंडर, इन दोनों में भी लड़ाई होती है, लेकिन अगले जब वो रात को सोते हैं तब ये मिस्टेक जो है वो सही कर देता है। ये पक दोबारा से उसकी आंखों में वो जूस डाल देता है, और अपने अपने लवर को वो देखते हैं, ठीक है, और उनकी फिर आपस में शादी हो जाती है। ये है इसकी स्टोरी। लेकिन ये याद रखना, इस पक का नाम क्या है, रॉबिन गुडफेलो, राइट, अनदर नेम ऑफ पक। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। चलो आगे, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में इसको लिखा गया। ये कॉमेडी है शेक्सपियर की। रॉबिन्सन ने इसको क्या बोला है, रॉबिन्सन कॉल्ड इट कॉमेडी होवरिंग एट ब्रिंक ऑफ ट्रेजेडी। इट इज द बेस्ट नोन फॉर साइलॉग, ठीक है। चलो इसके बारे में, इसकी स्टोरी में आपको बता देता हूं क्या है। इसमें दो फ्रेंड हैं, एक एंटोनियो है और एक दूसरा है बेसोनियो।
अब एंटोनियो और बेसोनियो ये दो फ्रेंड है, ये एक लड़की से प्यार करता है। अब उस लड़की से इसको शादी करनी है और शादी करने के लिए इसको जरूरत है पैसों की। ठीक है, पैसे इसके पास नहीं है। एंटोनियो एक अच्छा जो बिजनेसमैन होता था, अब इसके जहाज नहीं चल रहे हैं काफी टाइम से, तो ये इसका काम जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। बेसोनियो से पैसे मांगता है लेकिन पैसे इसको नहीं मिलते हैं। एक मिनट, ठीक है चलो। अब इसको शादी करनी है, इसकी किससे प्यार करती है? पोर्सिया नाम है ये जिससे प्यार करता है। अब इससे शादी करने के लिए इसको पैसों की जरूरत है लेकिन पैसे इसके पास नहीं है, तो ये किससे पैसे उधार लेते हैं? साइलॉक इसमें एक मनी लेंडर है, ये इससे पैसे उधार लेते हैं ये। ठीक है, लेकिन ये बोलता है कि जितने भी पैसे ये 3000 डुकाट्स के आसपास इससे लेते हैं, तो ये बोलता है कि मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, लेकिन 3 महीने बाद अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड जो मांस है वो काट लूंगा। ये इनका एग्रीमेंट होता है कि ठीक है। लेकिन इनकी शादी हो जाती है। शादी में जो पोर्सिया है, इसका फादर, उसने 3 कैस्केट्स रखे थे। एक लेड का होता है, एक गोल्ड का होता है, एक सिल्वर का होता है। उसमें एक में एक पोर्सिया की पोर्ट्रेट होती है। जो भी सही कैस्केट्स को चूज करेगा तो उसी के साथ उसकी शादी हो जाएगी। तो पोर्सिया इनडायरेक्टली उसकी हेल्प करती है और वो लेड वाला कैस्केट चूज करता है जिसमें पोर्सिया की पोर्ट्रेट होती है। अब पोर्सिया के साथ इसकी शादी हो जाती है। ठीक है, इसकी शादी के बाद टाइम चला जाता है, 3 महीने का टाइम जो है वो पूरा हो जाता है और अब तक इन्होंने पैसे साइलोक के नहीं लौटाए। अब साइलोक आता है वापस इनके पास कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, अब तक दिए नहीं है। तो अब वो बोलता है, साइलोक इनको बोलता है टाइम अब चला गया है, अब मैं पैसे नहीं लूंगा, अब मैं तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड मांस ही लूंगा। ठीक है, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए। ये बोलते हैं कि चलो हम डबल दे देंगे, तुम्हें डबल ले लो, तो भी वो नहीं मानता। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे अब तो 1 पाउंड मांस चाहिए। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, साइलोक जो है वो मांस काटने के लिए जो छुरा है या जो चाकू उसके पास है उसको पत्थर पे घिस के वो नुकीला कर रहा है उसको। ठीक है, इसीलिए ये बोला है इसने, रॉबिन्सन ने, कॉमेडी की है तो एक कॉमेडी, होवरिंग एट ए ब्रिंक ऑफ ट्रेजेडी। अब जैसे वो घिस रहा है ना उसके सामने, तो क्या लगेगा, डर लगता है ना देख के। जैसे डॉक्टर हमारे सामने जब इंजेक्शन फील करता है तो वो ऐसे ऐसे सुई को हमारे सामने ऐसे करता है, तब थोड़ा सा घबराहट होती है, थोड़ा डर लगता है। इसी तरह से उसमें जो तलवार को वो घिस रहा है, जो चाकू को घिस रहा है, उसको देख के एक तरह से ये लगता है कि ये कोई कॉमेडी नहीं है, ये तो एक ट्रेजेडी होने वाली है। तो अब वहां पे आ जाती है पोर्सिया। यहाँ पे कोर्ट का सीन दिखाया जाता है कि कोर्ट में उसको लाया जाता है कि तुम्हें क्या हक है किसी भी क्रिश्चियन का खून बहाने का, तुम एक ज्यू हो। तो यहाँ ज्यू का मजाक उड़ाया है इसने, शेक्सपियर ने। साइलोक एक यहूदी कैरेक्टर है, एक ज्यू है, तुम्हें क्या अधिकार है किसी का खून बहाने का? तो कहता है कि मेरी तो एग्रीमेंट हुआ था इनके साथ कि 3 महीने बाद नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड मांस काट लूंगा। तो अब पोर्सिया जो है, जो डिस्गाइज करके लॉयर बन के यहाँ पे आई है, ये सारा खेल जो है वो पलट देती है। ये बोलती है कि चलो ठीक है तुम काट लो मांस, लेकिन एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया कि इसकी बॉडी से एक भी बूंद जो है वो खून की नहीं बहनी चाहिए। क्या ऐसा एग्रीमेंट में है? ऐसा एग्रीमेंट में तो नहीं था। अब ऑब्वियस सी बात है, मांस काटेगा तो खून तो बहेगा, लेकिन एग्रीमेंट में बोलता है एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है, तो ये जो खून है वो नहीं बहना चाहिए। अगर खून बहा तो तुम्हें डेथ पनिशमेंट दी जाएगी और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी जब्त कर ली जाएगी। तब साइलोक बोलता है, ओ व्हाट ए फेज ऑफ जस्टिस, कि ये क्या न्याय है। सन ऑफ डेनियल, सन ऑफ डेनियल मतलब यहाँ पे लॉयर को बोला गया है। एंड ही टॉक्स अबाउट ज्यूज, ज्यू के बारे में बोलता है, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, क्या तुम हमें प्रिक करोगे तो क्या हमारी बॉडी से खून नहीं बहेगा? इफ यू हिट अस, क्या तुम हमें मारोगे, डू वी नॉट एवेंज, तो क्या हम बदला नहीं लेंगे? ऐसे बोल रहे, लेकिन पूरा खेल अब तक पलट चुका था। वो अब बोलता है कि अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम अब एक जो पाउंड है मांस वही काट लो इसकी बॉडी से, अब तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे करके ये इस ज्यू के साथ अन्याय करते हैं। शेक्सपियर ने यहाँ पे क्लियरली
एक ज्यू जो साइलो के एक मनी लेंडर है, इसका मजाक उड़ाया है, ठीक है, वो उसको कुछ नहीं देते। इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है। उसके बाद आता है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, 1596 में लिखा गया। इसमें कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, बस इसको पढ़ना नहीं है। किंग हेनरी फोर्थ जो इंग्लैंड का किंग है, हेनरी प्रिंस ऑफ वेल्स ये एल्डेस्ट सन है इसका। एक कैरेक्टर ये इंपॉर्टेंट है, सर जॉन फाल्स्टाफ। सर जॉन फाल्स्टाफ जो है वो शेक्सपियर के 3 ऐसे प्ले हैं जिसमें ये वाला कैरेक्टर है। और जब ये मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, मतलब जो हेनरी फोर्थ वाला है, इस प्ले की परफॉर्मेंस हो रही थी, तब क्वीन एलिजाबेथ को ये वाला कैरेक्टर जो है वो काफी पसंद आया था। सर जॉन फाल्स्टाफ का कैरेक्टर बहुत पसंद आया था इसको। तो क्वीन एलिजाबेथ अब शेक्सपियर से रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज कोई ऐसा प्ले लिखो जहां पे जॉन फाल्स्टाफ को किसी लड़की से प्यार हो। और फिर इसके बाद इसने लिखा था मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, इसमें कैरेक्टर है। और एक हेनरी फोर्थ पार्ट 2 है, उसी में भी ये वाला कैरेक्टर है। तो 3 प्ले में ये कैरेक्टर हो गया, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है मच एडो अबाउट नथिंग 1598। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डॉग बेरी। डॉग बेरी एक ऐसा कैरेक्टर है इसमें जो वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करता है, ठीक है, वर्ड्स को गलत बोलता है। और इसी के रिगार्डिंग एक टर्म कॉइन की गई है, डॉग बेरिज्म। डॉग बेरिज्म, जो वर्ड्स गलत प्रोनाउंस करते हैं उनके लिए टर्म दी गई है डॉग बेरिज्म, ठीक है। और एक ऐसी ही टर्म है जो आगे आरबी शेरिडन का एक प्ले है, हम प्री रोमांटिक्स में इसको पढ़ते हैं। आरबी शेरिडन ने द राइवल नाम से एक प्ले लिखा है, उसमें भी एक कैरेक्टर होता है ऐसा ही जो वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करता है, ठीक है, उसके लिए भी टर्म दी है। लॉर्ड बायरन ने वो टर्म कॉइन की है शायद। यहाँ पे याद रखो डॉग बेरिज्म, बस एक कैरेक्टर का नाम याद रखना है, मच एडो अबाउट नथिंग से। उसके बाद आता है हेनरी, किंग हेनरी फिफ्थ। कुछ खास नहीं है, इसका पढ़ना नहीं है, लेकिन ये देखो इसका जो सोर्स है वो कहां से बना है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग हेनरी फिफ्थ फोकसिंग ऑन इवेंट्स इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द बैटल ऑफ अगेनकोर्ट ड्यूरिंग द 100 Years वॉर। बस इतना याद कर लेना, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर को 1599 में लिखा है, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। जूलियस सीजर जो है, हाँ, इसमें ये रोमन का जनरल होता है, रोम का जनरल होता है। इसके बारे में देखो, ट्रेजेडी है ये, 1599 में लिखी गई है। सोर्स इसका कहां से मिला है, थॉमस नॉर्थ ट्रांसलेशन। थॉमस नॉर्थ ने ट्रांसलेट किया है, प्लूटार्च का एक वर्क है लाइव्स, ठीक है, यहां से इसका सोर्स है। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स ऑफ रोमन हिस्ट्री विच ऑल्सो इंक्लूड कॉर्नेलियस एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। जो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, शेक्सपियर का जो प्ले है, वो इसी का सीक्वल है जूलियस सीजर का, राइट। अब इसके बारे में क्या है, देखो इसकी जो हिस्टोरिकल प्ले है, ये भी एक रियल जो हिस्ट्री है उस पे बेस्ड है ये। तो जूलियस सीजर रोमन जनरल है और ये काफी सारे वॉर इसने जीते हैं रोम के लिए, काफी मतलब पब्लिक की प्रोस्पेरिटी के लिए काम किया है, किंग के लिए बहुत ज्यादा ये लॉयल होता था। तो अब जब ये वॉर से वापस लड़के आता है, इसका एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है इसका, ब्रूटस। ब्रूटस, अब कुछ लोगों को लगता है कि ये जूलियस सीजर जो है वो एक तरह से डिक्टेटर बन जाएगा, यहाँ पे एक तरह से तानाशाह बन जाएगा और फिर पब्लिक की प्रोस्पेरिटी के लिए काम नहीं करेगा। तो इसमें कुछ एक कैरेक्टर हैं जो इसके इस फ्रेंड ब्रूटस को भड़का देते हैं जूलियस सीजर के अगेंस्ट। और वो कौन होते हैं, एक का नाम है कैसियस, एक दूसरा है कैसियस के अलावा है कास्का, ठीक है। और कैलपुर्निमा, कैलपुर्निमा इसकी वाइफ है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर की जो वाइफ है उसका नाम है कैलपुर्निया। अब ये लोग कैसियस और कैस्का क्या करते हैं, ये ब्रूटस को बोलते हैं कि ये तो एक डिक्टेटर बन जाएगा, रोम की जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए काम नहीं करेगा। तो फिर ये क्या करता है, इसको बोलते हैं ब्रूटस को कि तुम जूलियस सीजर को बाहर लेके आओ। लेकिन उसकी वाइफ जो है ये
कैलिफोर्निया, ये उसको मना कर देती है कि तुम आज के दिन बाहर मत निकलना, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है ये उसको उकसाते हैं, ठीक है, कि तुम इतने सारे वॉर लड़के आए हो और तुम अपनी वाइफ की बात मान रहे हो, तुम मतलब उसकी मर्दानगी को वो एक तरह से इनकरेज कर रहे हैं कि तुम एक अपनी वाइफ की बात मान रहे हो इसलिए घर में छुप कर बैठे हो, बाहर नहीं चल सकते। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा था, उसको मारने की प्लानिंग कर रखी थी। ब्रूटस भी उनके साथ मिल गया था, लेकिन ब्रूटस इसका बहुत लॉयल फ्रेंड था। इसको लगता था कि ये सच में ही एक डिक्टेटर बन जाएगा। तो ये ब्रूटस इसको कैसे न कैसे करके बाहर ले आता है और इसको मार दिया जाता है, ठीक है। जूलियस सीजर को मार दिया। तो जूलियस सीजर को मारने के बाद जो ऑक्टेवियस है, इसमें सीजर का जो अडॉप्टेड बेटा होता है ऑक्टेवियस, ठीक है, और एंटनी, ये लोगों को बोलते हैं कि जूलियस सीजर ने कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी है तुम्हारे लिए, ठीक है, इतनी सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद भी तुम लोगों ने जूलियस सीजर को मार दिया है, ठीक है। तो इसको मार दिया है तो क्या इस चीज का फायदा तुम्हें होने वाला है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जो कैस्का और कैसियस है इन्होंने पब्लिक को भड़काया है, जिसकी वजह से पब्लिक ने इसको मार दिया जूलियस सीजर को। तुम इसके पिछले कामों के बारे में देखो, कितनी लड़ाइयां इसने लड़ी है रोम की भलाई के लिए, कितने सारे काम किए हैं। अब पासा एकदम से पलट जाता है, लोग किसकी तरफ आ गए? ऑक्टेवियस और एंटनी की तरफ आ गए थे। अब लोगों ने क्या किया, इस कैसियस और कैस्का को, अब इन दोनों को लगा कि पब्लिक हमें मार देगी, तो ये दोनों सुसाइड कर लेते हैं। लड़ाइयां होती हैं लेकिन बाद में सुसाइड कर लेते हैं। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जब इसके पीछे से चाकू मारा जाता है, ये ब्रूटस खुद मारता है। जैसे ये पलट के देखता है तो ये एक लाइन बोलता है जूलियस सीजर एट टू ब्रूटस, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एट टू ब्रूटस। इसका मतलब है ब्रूटस तुम भी, मतलब क्या ये तो लोग ऐसे थे ही, क्या तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं इतना तुम पे विश्वास करता था, तो तुमने भी मेरे साथ विश्वासघात किया। तब ये लाइन बोलता है एट टू ब्रूटस, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अब इसका जो ऑक्टेवियस है, ऑक्टेवियस एंटनी, ये कमान संभालते हैं, पब्लिक इनकी तरफ हो जाती है, तो ये फिर रूल करते हैं इस रोम पे। और इसका सीक्वल यहां से शुरू होता है, जो आगे का प्ले है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जो उनकी एक लव स्टोरी पे बेस्ड है, और रोम और जो इंग्लैंड है उसकी किस तरह से लड़ाई होती है उस पे बेस्ड है ये, ठीक है। उसके बाद है एज यू लाइक इट, इसका सोर्स है रोजालिंड इफ्यूज गोल्डन लेजेसी। ये थॉमस लॉज का एक प्ले है, यहां से रोजालिंड की का जो कैरेक्टर है इसमें, ठीक है, वहां से ये सोर्स बना है इसका एज यू लाइक इट वाला। पहले भी मैंने बताया था, वहां पे रेफरेंस में मैंने आपको लिखवाया था कि ये जो रोजालिंड वाला है यूफीव्स गोल्डन लेजेसी, ये एक अच्छा सोर्स बना है किसके लिए? एज यू लाइक इट के लिए, थॉमस लॉज ने जो लिखा है, ठीक है। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है। पेस्टोरल कॉमेडी क्या होती है? पेस्टोरल मींस बिकोलिक्स और इकोलॉग, जिसमें नेचुरल सराउंडिंग्स की बात होती है, शेफर्ड्स की बात होती है, ब्यूटी की बात होती है, ठीक है, लव की बात होती है, इसको बोलते हैं हम पेस्टोरल, ठीक है। लाइक नेचुरल सराउंडिंग्स हम बोल सकते हैं, रिवर है जैसे, ट्रीज हो गए, लैंडस्केप हो गए, इनको मेंशन किया जाता है, उसको हम पेस्टोरल बोलते हैं। इसको स्टोरी को सेट किया गया है डच में, फ्रांस, बट द मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक प्लेस इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। बट मोस्टली इसको सेट किया गया है कहां पे? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन नाम की जगह पे इसकी मोस्टली स्टोरी जो है उसको सेट किया गया है, ठीक है। इसमें कैरेक्टर है ड्यूक सीनियर है, ड्यूक सीनियर, ड्यूक सीनियर की बेटी है ये रोजालिंड, और इसी का भाई है ड्यूक फ्रेडरिक। इसका भाई कौन है? ड्यूक फ्रेडरिक नाम है उसका। तो ये ड्यूक फ्रेडरिक क्या करता है, अपने भाई ड्यूक सीनियर की का जो राज्य है वो धोखे से छीन लेता है, ठीक है। अब धोखे से छीन लेता है, छीनने के बाद इसको ड्यूक सीनियर को भगा देता है ये यहां से कि तुम जाओ यहां से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूं। तो ये बेचारा जंगल में जाके रहने लगता है ड्यूक सीनियर। इसकी एक बेटी है जिसका नाम है सीलिया, सीलिया इसकी बेटी है, और
ड्यूक सीनियर का फ्रेंड होता है सर रोलैंड। सर रोलैंड के दो बेटे हैं, एक का नाम है ओलिवर और दूसरे का नाम है ओरलैंडो। ये ओरलैंडो इसमें हाँ, ओरलैंडो और ओलिवर है, ठीक है। ये ओलिवर एक तरह से एंटागोनिस्ट कैरेक्टर है इसमें, ये अपने भाई के साथ धोखा करता है ओरलैंडो के साथ, जैसे ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने भाई ड्यूक सीनियर के साथ धोखा किया, इसको यहां से निकाल दिया है, ठीक है। इसमें एक दो कैरेक्टर और लिख लो। इसका एक सर रोलैंड का एडम नाम का एक नौकर है जो हमेशा इसके साथ रहता है, और उसके अलावा ड्यूक सीनियर का एक फेथफुल लॉर्ड है, जैक नाम है उसका, ड्यूक सीनियर, यहां पे लिख देता हूं जैक। और एक टच स्टोन, ये एक क्लाउन है इसमें। और एक है चार्ल्स नाम का एक रेसलर है, प्रोफेशनल रेसलर है इसमें, ठीक है। अब ये इसके अपने भाई के साथ धोखा करता है, ओलिवर ओरलैंडो के साथ, और ओरलैंडो को इस चार्ल्स से ये मिलता है ओलिवर जाके, और ये इसको बोलता है कि तुम मेरे भाई को फाइट में नहीं हरा सकते। इन दोनों की ये शर्त लग जाती है। चार्ल्स एक प्रोफेशनल रेसलर है जो आज तक रेसलिंग में नहीं हारा है। किसके साथ फाइट होनी है इसकी? ओरलैंडो के साथ। अब ये ओलिवर उसको बोलता है कि तुम मेरे भाई को नहीं हरा सकते, ठीक है। ये तो जानबूझ के उसको मरवाना चाहता था ताकि सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाए, ठीक है। तो कहता है चलो ठीक है देख लेंगे, लेकिन उस फाइट में ये ओरलैंडो जो है ये जीत जाता है, ठीक है। ये जीत जाता है, चार्ल्स इसमें हार जाता है, जिससे ये लड़की जो है वो काफी इंप्रेस होती है रोजालिंड, ठीक है। ये आपस में इनकी बातचीत होने लगती है, ये एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अब सीलिया भी इसके साथ हमेशा रहती थी, तो इसको लगता है, ड्यूक फ्रेडरिक को ऐसा लगता है कि ये रोजालैंड ने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया है, तो इसको ये भगा देता है यहाँ से। अब ये अकेली तो जाएगी नहीं, रोजालैंड और सीलिया दोनों जो है वो भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये कहां पे जा रहे हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, जहां पे इस प्ले की मोस्टली सेटिंग रखी गई है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। यहां पे ये डिस्गाइज करके जाते हैं, ठीक है। तो मतलब अपना भेष बदल लेते हैं, एज ए बॉय बन जाते हैं वो वहां जाके। अब ये तो अपने मजे से रह रहा था ड्यूक सीनियर, तो जंगल में ना इसको किसी की टेंशन थी, ना प्रजा के बारे में कुछ सोचना था। अपने इसके कुछ लॉयल लोग इसके साथ थे जो खाने पीने की व्यवस्था कर देते थे, ठीक है। अब ये भी लोग जो है, ड्यूक फ्रेडरिक को लगता है कि मेरी बेटी को वो भगा के ले गई है, तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसको कोई सेंट या बाबा टाइप का कोई एक मिल जाता है, और उसके उसके जो उपदेश से वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। तो वो सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे भाई की जो प्रॉपर्टी है, जो साम्राज्य है, वो मुझे वापस लौटा देना चाहिए। इसके अलावा इनकी भी स्टोरी है। ये ओलिवर उसको पहले तो मरवाना चाहता था, ठीक है। बाद में जब ये खुद जंगल में जाता है ओलिवर, तो ये क्या करता है, इसके ऊपर एक शेर अटैक कर देता है और ओरलैंडो उसकी जान बचा लेता है। और जब ये लड़की इस लड़की को देखता है, सीलिया को, तो इसको, ओलिवर को इस लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है। ये अपने भाई को बताता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ कुछ गलत सोच रहा था, मैंने प्रॉपर्टी से तुम्हें बेदखल करवा दिया। तो ये इससे माफी मांगता है, और ये इसको बता भी देता है ओलिवर कि मुझे सीलिया जो लड़की है ये काफी पसंद है, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। तो ठीक है बोलता है कि चलो ठीक है, ये अच्छी बात है। ये ऑलरेडी रोजालिंड से प्यार करता था, लेकिन रोजालिंड अभी भी डिस्गाइज कर रखा है इसने। ये उसको बोलती है, मतलब बोलता है, अभी लड़का बना हुआ है, कि मैं तुम्हारे लिए रोजालिंड को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। कल शादी के टाइम पे रोजालिंड तुम्हें यहीं पे मिलेगी। और अगले दिन सीलिया की ओलिवर से और ओरलैंडो की रोजालिंड से शादी हो जाती है, ठीक है। ये स्टोरी है इसकी एज यू लाइक इट की। उसके बाद है ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। ट्वेल्थ नाइट सब टाइटल है इसका, व्हाट यू विल 1601 में लिखा है, 1601 से 2 के बीच में। ये भी कॉमेडी है शेक्सपियर की, और इसकी शॉर्ट्स, इसका जो एलिमेंट है वो प्लॉट जो है वो कहां से ड्रॉ किया गया है? ऑफ अपोलोनियस एंड सीला बाय बार्नबी रिच। बार्नबी रिच ने लिखा है, यहां से लिया गया है। द प्ले इज सेट इन इलीरिया, इलीरिया नाम की जगह पे इसको सेटिंग रखी गई है इसकी,
और एक पब में, पब का नाम है एलिफेंट। यहाँ पे इनकी सेटिंग रखी गई, इस प्ले की सेटिंग रखी गई है, ठीक है। इसमें वोइला और सेबेस्टियन ये ट्विन सिस्टर एंड ब्रदर है, राइट। और जब ये दोनों शिप से जा रहे होते हैं तो इनका शिप जो है वो रैक हो जाता है समुद्र में, और उसके दौरान जब वो बिल्कुल डूब रहे होते हैं तो एक कैप्टन होता है, वो उसको बचा लेता है। किसको बचाता है वो? इस वियोला को बचा लेता है, वियोला को बचा लेता है। और वियोला उसको बोलती है कि तुम मुझे इलीरिया नाम की जो ये जगह है यहाँ पे कुछ काम दिलवा दो। तो वो ड्यूक ऑफ ओर्सिनो है इसमें, ड्यूक ऑफ ओर्सिनो। ड्यूक ऑफ ओर्सिनो के पास लेके जाते हैं इसको, तो ये इसको काम दे देता है यहाँ पे कि चलो ठीक है तुम मेरे। और ये लेकिन ध्यान रखो, ये वियोला जो है ये वहां पे डिस्गाइज करके जाती है। ये लड़की है लेकिन ये लड़का बन के जाती है, और उस लड़के का क्या नाम होता है? सिजेरियो। सिजेरियो ये बन के वहां पे जाती है उसके पास। अब वियोला एज ए पेज बॉय उसके लिए काम करने लगती है, लेकिन ये ड्यूक ऑफ ओर्सिनो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है यहाँ पे, उसके लिए पागल है, ठीक है। उसका नाम है ओलिविया, नाम है उसका। लेकिन ओलिविया के भाई की डेथ हो जाती है, और ये उसके शोक में बिल्कुल डूबी हुई है, दुख में बिल्कुल डूबी हुई है, किसी से बात नहीं करना चाहती, किसी को देखना नहीं चाहती, ठीक है। ओपनिंग इसकी लाइंस ऐसे शुरू होती है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट दैट सरफिटिंग, ऐसे ओपनिंग लाइन है ये इसकी। तो ये हर टाइम पे, अब ड्यूक इसके चक्कर में ये उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करे तो वो सैड सॉन्ग सुने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये लेटर लिखता है, लेटर लिख के वियोला को देता है कि तुम मेरे लेटर को ओलिविया तक पहुंचाओ, ठीक है। अब ऐसे करते करते काफी टाइम हो गया। अब ड्यूक ऑफ ओर्सिनो ने लेटर किसको दिया? सिजेरियो को। यानी कि ये है तो वियोला, है तो एक लड़की, लेकिन इसने लड़के का भेष बना रखा है। ये इसको लेटर देता है, ये ओलिविया के पास लेके जाता है। तो ओलिविया सोचती है कि ये तो एक लड़का है ना, इसको नहीं पता कि ये लड़की है। तो ये धीरे धीरे करके इस ड्यूक की बजाय इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। सिजेरियो से इसको प्यार हो जाता है, लेकिन रियल में इसको तो पता है कि मैं तो एक लड़की हूं। तो वियोला क्या करती है? वियोला धीरे धीरे अट्रैक्ट हो जाती है ड्यूक ऑफ ओरलैंड, जो ये ओर्सिनो है, इसकी तरफ। तो यहाँ पे लव ट्रायंगल बन जाता है। ड्यूक ऑफ ओर्सिनो प्यार करता है ओलिविया से, लेकिन ओलिविया को प्यार हो रहा है इस सिजेरियो से, यानी कि वियोला से, ठीक है। तो अब ये एक लड़की से कैसे कर सकती है? लेकिन ये तो इसको तो नहीं पता ना, ये तो एक लड़का बना हुआ है, ठीक है। तो अब कुछ टाइम बाद जो उसका भाई है, ये जो इसका भाई था सेबेस्टियन, ये वापस आ जाता है, ठीक है। इसकी भी जान किसी दूसरे कैप्टन ने बचा ली थी, एक एंटोनियो नाम का एक कैप्टन है, वो इसकी जान बचा लेता है, एंटोनियो। और ये भाग के कहां पे आते हैं? इलीरिया में। अब एंटोनियो की ऑलरेडी दुश्मनी थी किससे? ड्यूक ऑफ ओर्सिनो से। तो वो क्या करते हैं, इस ड्यूक ऑफ ओर्सिनो के जैसे ही वो उस राज्य में आता है तो इस एंटोनियो को पकड़ लेते हैं। और एंटोनियो किसको देखता है? वियोला को, जो सिजेरियो बनी हुई थी। तो ये उसको बोलती है कि, ये इसको बोलता है एंटोनियो को कि तुम मुझे छुड़वा लो यहाँ से, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन जान किसकी बचाई थी? सेबेस्टियन की जान बचाई थी। और ये वियोला जो लड़की है, जो लड़का बना हुआ था, ये किसके जैसी दिखती है? बिल्कुल सेबेस्टियन जैसी, क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई बहन है, ठीक है। तो ये इसको बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम मेरी जान नहीं बचा रहे हो, ठीक है, मतलब मुझे छुड़वा नहीं रहे हो, हालांकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो अब ओलिविया को क्या हुआ, जैसे ये सेबेस्टियन यहाँ पे आता है, लास्ट सीन में क्या दिखाया जाता है? सेबेस्टियन भी उस कोर्ट में पहुंच चुका है, और सेबेस्टियन को कौन देखती है? ओलिविया। ओलिविया को लगता था कि बहुत टाइम हो गया, अब मुझे मेरा प्यार जो है वो एक्सप्रेस कर देना चाहिए। तो वहां पे ये वियोला नहीं होती, मतलब ये सिजेरियो नहीं होता, सेबेस्टियन होता है। और ओलिविया सेबेस्टियन से प्यार का इजहार कर देती है। अब सेबेस्टियन को लगता है कि भाई अच्छी बात है, चलो एक इतनी सुंदर लड़की मिल रही है, ऊपर से अमीर भी है, क्या जाता है, हाँ कर देता हूं। तो ये हाँ बोल देता है इसके लिए। तो ओलिविया सेबेस्टियन ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब ड्यूक ऑफ ओर्सिनो को लगता है कि क्योंकि ये भी तो लड़की से प्यार करती थी ना,
वोयला ड्यूक ऑफ ओर्सिनो से प्यार करती है, तो वोयला इसको अपनी रियल आइडेंटिटी बता देती है कि मैं कोई सिजारियो नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ, वियोला मेरा नाम है, ठीक है, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ड्यूक ऑफ ओर्सिनो को लगता है कि अब ओलिविया तो हाथ से निकल गई है, अब ये बच्ची है, इससे कर लेता हूँ शादी। तो ये ड्यूक ऑफ ओर्सिनो इस वियोला से शादी कर लेता है। इस तरह से ये जो स्टोरी है इसकी 12th नाइट ये खत्म होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। आई थिंक ज़्यादा कंटेंट जो है वो लंबा हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज आप इतना कर लो, ठीक है। इसके बाद इसका एक पार्ट और बनाएंगे, पार्ट 2, ठीक है, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।